नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। 2023 की शुरुआत के बाद से चल रहे पिछले 24 घंटों में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी स्ट्रेस मूवमेंट के संकेतों को डिपिक्ट कर रही है। इसके साथ ही सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $21,300 के स्तर को पार कर लिया है। एक तरह से FTX इम्प्लोजन के बाद इसने पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। सोमवार से बिटकॉइन मोटे तौर पर $21,000 से ऊपर स्थिर रहा है, जो इसके 2 नवंबर के मूल्य $20,283 से काफी ऊपर है। इथेरियम सबसे हाल ही में $1,600 के निशान के करीब कारोबार कर रहा है। अन्य सभी कॉइन्स अपने हाल के लाभ पर बने रहने के साथ मजबूती से हैं। खैर, इक्विटी से मिले जुले संकेत मिले हैं। गोल्डमैन सैक्स के ने उम्मीद से खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स का असर बाजारों पर पड़ा है। डाउ जोन्स में गिरावट आई, जबकि S&P 500 और नैस्डैक में मामूली बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.44% घटकर $988.76 बिलियन हो गई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 10.98% घटकर $48.16 बिलियन हो गई है, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का योगदान 8.13% और स्टेबल कॉइन्स का 91.19% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी 0.08% बढ़कर 41.27% हो गई है। 12 जनवरी को फाइल एक मुकदमे के अनुसार क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने केमन आइलैंड्स मॉनेटरी अथॉरिटी पर VASP के रूप में रजिस्ट्रेशन से इनकार करने के लिए मुकदमा दायर किया है। नेक्सो के रजिस्ट्रेशन को अस्वीकार करते हुए लेंडर का दावा है कि रेगुलेटर्स के एनफोर्समेंट एक्शन को बहुत अधिक भार दिया है। नेक्सो ने कोर्ट से CIMA के फैसले को पलटने के लिए कहा है, क्योंकि ये केमन आइलैंड्स रेजिडेंट्स को क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने के लिए सूटेबल है। नेक्सो के आवेदन को CIMA ने 20 दिसंबर को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जरूरी रिस्क प्रोफाइल को पूरा नहीं करता है, ये कहते हुए कि नेक्सो ने मार्केट कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक वित्तीय केंद्र के रूप में आइलैंड की प्रतिष्ठा के लिए खतरा पैदा किया है। मुकदमे के अनुसार नेक्सो के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स में पोटेंशियल रेगुलेटरी एनफोर्समेंट मामलों और इंग्लिश कोर्ट में CIMA की कार्रवाई का खुलासा करने में विफल रहे हैं। नेक्सो के कानूनी सलाहकार का दावा है कि CIMA का निर्णय प्रोसीजरली अनुचित था। ये भी दावा किया गया है कि नियामक ने VASP लाइसेंस रिजेक्शन के लिए नेक्सो को डिटेल रीजन प्रदान करने में विफल रहने से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर नेक्सो का दावा है कि उसने एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान CIMA की चिंताओं को दूर किया। बैंको सेंट्रल NG फिलिपिनाज ने घोषणा की है कि वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच लेन देन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रिटेल वर्जन को परस्यू नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक ने पुष्टि की है कि वे बैंकों के बीच सेटलमेंट के समय में सुधार के लिए भविष्य में एक होलसेल CBDC लॉन्च करने का इच्छुक है। BSP ने पहले अपने होलसेल CBDC पायलट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की, जिसे प्रोजेक्ट CBDC PH कहा जाता है, जिसमें कई लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भाग लेंगे। वहीं BSP ने फिलिपिनोज ऑफरिंग को कस्टमर के अटेंशन के लिए कम्पीट करने वाले एक अन्य पेमेंट मैकेनिज्म के रूप में देखेंगे। फिलीपींस में पेमेंट इंडस्ट्री को ओवर सैचुरेटेड के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कस्टमर्स को अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस की पेशकश करने वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की अधिकता है। 17 जनवरी को जर्मन ऑनलाइन बैंक N26 ने घोषणा की है कि वह उन देशों की सूची का विस्तार करेगा जहां उनके कस्टमर्स जर्मनी और स्विट्जरलैंड को शामिल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड कर सकते हैं। N26 ने यह भी कहा कि यह बेल्जियम, पोर्टुगल और आयरलैंड में कस्टमर्स को सेवा प्रदान करेगा। एसेट क्लास में अपने पहले प्रयास में N26 ने पिछले साल ही ऑस्ट्रिया में सीमित संख्या में कस्टमर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश शुरू की है। बिटकॉइन और ईथर जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतें पिछले साल गिर गई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में गिरावट ने इन्वेस्टर्स को जोखिम भरी संपत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और सैम बैंकमैन-फ्रीड का FTX फेल हो गया। N26 ने कहा कि विस्तारित व्यापार अगले कुछ हफ्तों में फेज्ड होगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने यूरोजोन फाइनेंस मिनिस्टर्स द्वारा डिजिटल यूरो पर काम जारी रखने पर सहमत होने के तुरंत बाद डिजिटल पाउंड की आवश्यकता के बारे में संदेह व्यक्त किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने हाल ही में एक होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की आवश्यकता पर सवाल उठाया था, जिसमें दावा किया गया था कि एक मेजर अपग्रेड के साथ होलसेल सेंट्रल बैंक मनी सेटलमेंट सिस्टम पहले से मौजूद है। इसके अलावा बेली ने कहा कि रिटेल यूज से कैश को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का मानना है कि इस समय रिटेल पेमेंट्स में बदलाव की जरूरत नहीं है।
14 जनवरी को बैंक ऑफ टंजानिया ने घोषणा की कि उसने सीबीडीसी अपनाने के लिए चरणबद्ध, सतर्क और जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। बैंक ने यह भी कहा कि वह डिजिटल फॉर्म्स में टंजानियन शिलिंग्स जारी करने के लिए एक सूटेबल और अप्रोप्रिएट यूज और टेक्नोलॉजी की तलाश जारी रखेगी। बैंक की वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट के मुताबिक महीनों की रिसर्चिंग और डिजिटल करेंसी जारी करने के लाभों और कमियों के बाद बोर्ड ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण चुना। इस समय के दौरान बोर्ड ने पाया कि दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने भी यही रुख अपनाया है, जबकि 6 देशों ने इम्प्लीमेंटेशन फेज में स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज की वजह से अपने सीबीडीसी इम्प्लीमेंटेशन को छोड़ने का फैसला किया। टंजानिया के सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक्स के बीच बढ़ते ट्रेंड का हवाला देते हुए अपने सीबीडीसी को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। इसके अलावा बैंक ने कहा कि डिजिटल करेंसी एक सुरक्षित विकल्प होगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्पेक्युलेटर्स कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। 17 जनवरी को ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ब्राडेस्को ने अपना पहला टोकनाइज्ड बैंक क्रेडिट नोट जारी किया है। कंपनी के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील द्वारा चलाए जा रहे एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के जरिए कुल 10 मिलियन ब्राजीलियन रियल्स $1.9 मिलियन के बराबर के लिए ट्रांजैक्शन पूरा किया गया था और ये उस मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड पहला फाइनेंशियल मार्केट टोकनाइजेशन ऑपरेशन था। दूसरे बैंक्स ने भी हाल ही में ब्राजीलियन टोकनाइजेशन मार्केट में प्रवेश किया है। दिसंबर में सैंटेंडर ने ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक के सैंडबॉक्स के हिस्से के रूप में एक पार्किंग मैनेजमेंट कंपनी इंडिगो को टोकनाइज्ड बॉन्ड्स में 40 मिलियन ब्राजीलियन रियल्स जो कि $7.8 मिलियन के बराबर है जारी किए हैं। एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन के फाउंडर यात्सु ने ट्रबल्ड क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करने के रूप में एक डेटा और न्यूज सर्विस बनाने के लिए अपनी कंपनी द्वारा समर्थित 2 स्टार्टअप के मर्जर में सहायता की है। डेटा ट्रैकर क्रिप्टोस्लैम और फोरकास्ट.न्यूज फोरकास्ट लैब्स बनाने के लिए मर्ज करेंगे, जो इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट को ट्रैक करने के लिए न्यूज और टूल्स प्रोवाइड करेगा। डील, जिसकी शर्तों का खुलासा नहीं किया गया था, एक इंडस्ट्री में लेटेस्ट कोलैबोरेशन है जो FTX के कोलैप्स के बाद डरे हुए इन्वेस्टर्स के लिए फंडिंग खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। 17 जनवरी को जारी कंपनी की एक रिलीज के मुताबिक फोरकास्ट.न्यूज के फाउंडर एंजी लाउ ने एक पूर्व ब्लूमबर्ग टीवी एंकर और क्रिप्टोस्लैम क्रिएटर रैंडी वैंसिंगर न्यूली कंबाइंड एंटिटी के लिए CEO ड्यूटीज को साझा करेंगे। एक वेल नोन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशन सुशी के CEO ने यूजर एक्सपीरियंस पर जोर देते हुए प्रोटोकॉल के 2023 रोड मैप को रेखांकित किया और कहा कि सुशी फर्स्ट क्वार्टर में अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर को लॉन्च करेगी। ये कदम सुशी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मैथ्यू लिली ने 3 जनवरी को एक ट्वीट थ्रेड में कहा था कि इसके 2 प्रोडक्ट्स काशी लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मीसो जोट एक्सटर्नल टोकन्स के लिए एक लॉन्च पैड है जिसको कम पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से बंद कर दिया जाएगा। लिली ने कहा कि सुशी डेवलपर्स प्रोटोकॉल के DEX प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे। 17 जनवरी की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मासा फाइनेंस ने इथेरियम मेनेट के लिए पहला सोल बाउंड आइडेंटिटी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। प्रोटोकॉल अपने नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन, क्रेडिट स्कोर्स और कई यूज केसेस को जानने के लिए इथेरियम पर स्टैंडर्डाइज्ड सोल बाउंड टोकन्स जारी करने में सक्षम करेगा। मासा फाइनेंस के फाउंडर्स ब्रैंडन प्लेफोर्ड और कैलांथिस मे का तर्क है कि सोल बाउंड टोकन्स DeFi यूजर्स के लिए क्रेडिट बनाने और लोन्स प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करेंगे। मई ने इस तरह से समझाया, हम Web3 क्रेडिट स्कोर के साथ लोगों को ऑन चेन क्रेडिट सिस्टम में टैप करने में मदद करना चाहते हैं। डेटा सोर्सेज के साथ जिन्हें हमने Web2 और Web3 में एकत्र किया है और लोगों को अपनी क्रेडिट वर्दीनेस ऑन चेन बनाने में मदद करेंगे। हम वर्तमान में मासा क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को DeFi लोन्स प्रोवाइड करने के लिए कई लेंडिंग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। फाउंडर्स के मुताबिक प्रोटोकॉल में वर्तमान में एक और यूज केस है। एक क्रेडिट स्कोर का प्रतिनिधित्व करने के अलावा प्रोटोकॉल का दूसरा यूज केस सोल डोमेन नेम्स है। ये ENS नामों के जैसा ही है, लेकिन कई मासा आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े होने का एक अतिरिक्त लाभ है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।